हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर यानी बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे टीचिंग ऑफ कंपोजिशन अर्थात रचना शिक्षण। रचना शब्द का प्रयोग संज्ञा और क्रिया दो रूपों में होता है। भाषा के संदर्भ में रचना यानी कि संज्ञा का अर्थ ऐसे पद और गद्य से होता है जिसमें भाव और विचारों की क्रमबद्धता हो, भाषा शैली की कलात्मकता हो और कोई चमत्कार हो। और रचना क्रिया का अर्थ अपने भाव और विचारों को तार्किक क्रम से प्रस्तुत करने, सजाने और संवारने से होता है। कंपोजिशन एंड इट्स टाइप, रचना और उसके रूप। भाषा शिक्षण की दृष्टि से रचना का अर्थ है अपने भाव एवं विचारों को विषय अनुकूल भाषा शैली में उचित क्रम और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि भाव एवं विचारों की तार्किक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही रचना कहलाती है। यह अभिव्यक्ति दो रूपों में की जाती है, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। मौखिक भाषा की शिक्षा के संदर्भ में सुनकर अर्थ ग्रहण करना और अपने भाव तथा विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना, और लिखित भाषा के संदर्भ में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और अपने भाव एवं विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। यहाँ हमारा प्रयत्न केवल इस बात पर केंद्रित रहेगा कि बच्चों को अपने भाव एवं विचारों को मौखिक एवं लिखित भाषा के माध्यम से तार्किक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने में किस प्रकार से निपुण किया जाए। ओरल कंपोजिशन अर्थात मौखिक रचना। मौखिक रचना का अर्थ एवं महत्व। अपने भाव एवं विचारों को विषय अनुकूल भाषा शैली और तार्किक में कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने को भाषा रचना कहते हैं। जब ये अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में की जाती है तो इसे मौखिक रचना कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य क्षेत्र वार्तालाप, विचार विमर्श, वाद विवाद एवं भाषण हैं। मानव जीवन में मौखिक रचना का बड़ा महत्व है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात को तार्किक क्रम में कलात्मक ढंग से कहता है तो श्रोता पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को इन सब कार्य में निपुण किया जाना चाहिए और फिर मौखिक भाषा ही लिपि के योग से लिखित भाषा का रूप धारण करती है। जब तक बच्चे अपने भाव एवं विचारों को मौखिक रूप से तार्किक एवं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, मौखिक रचना लिखित रचना की का आधार कहलाती है। मौखिक रचना के तत्व। मौखिक भाषा और मौखिक रचना में थोड़ा अंतर होता है। जब भावों एवं विचारों को मौखिक अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता और कलात्मकता आ जाती है तो उसे मौखिक रचना कहते हैं। इस प्रकार मौखिक रचना के मौखिक भाषा के सभी तत्वों, वाक्यों का सही गठन, स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, विचारों की सुसंबद्धता, विषय अनुकूल भाषा शैली, उचित स्वर, उचित गति, भावानुकूल स्वराघात, भावानुकूल हाव भाव और शिष्टाचार के साथ दो तत्व होते हैं, एक क्रमबद्धता और दूसरा कलात्मकता। मौखिक रचना शिक्षण के उद्देश्य। मौखिक रचना शिक्षण का केवल एक ही उद्देश्य होता है, वह ये कि बच्चे अपने भाव एवं विचारों को मौखिक रूप से प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। ये भाषा शिक्षण का दूसरा मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों को भाषा के तत्वों, वाक्य रचना और वार्तालाप तथा भाषाणादि की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना आवश्यक होता है। उन्हें शुद्ध उच्चारण के साथ उचित स्वर, प्रभाव, उचित गति से बोलने में प्रशिक्षित करना होता है और उनकी भाषा संबंधी रुचियों में विकास करना होता है और तत्संबंधी अभिवृत्तियों का निर्माण करना होता है। ये सब मौखिक रचना शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। इन सब उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को ध्वनियों, समूह, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान कराना, छात्रों को सर्वमान्य वाक्य रचना का ज्ञान कराना, छात्रों को अवसर अनुकूल शब्दावली और वार्तालाप और भाषण आदि का विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। कौशलात्मक उद्देश्य शब्दों को स्पष्ट अक्षरों उच्चारण, शुद्ध शब्द उच्चारण, उचित ध्वनि निर्गम, बाल प्रभाव एवं उचित लहजे के साथ बोलने में निपुण करना। छात्रों को अवसर अनुकूल भाषा शैली और उचित उदाहरणों एवं उद्धरणों का प्रयोग करने में निपुण करना। छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने में निपुण करना।
छात्रों को आत्मविश्वास तथा हाव भाव के साथ खेलने में निपुण करना। अगला पॉइंट आया भावात्मक उद्देश्य, उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसके उद्देश्य के बारे में। छात्रों में भाषा तत्वों और भाषण आदि की विभिन्न शैलियों को जानने की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अवलोकन, चिंतन, मनन और अभिव्यक्ति का विकास करना, छात्रों में भाषा सीखने और विभिन्न बातों को जानने की अभिव्यक्ति का विकास करना। अब पॉइंट आता है मौखिक रचना की शिक्षा। मौखिक रचना की शिक्षा के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा कब और कैसे दी जाए, इस बारे में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब मौखिक अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता, कलात्मकता आ जाए तो उसे मौखिक रचना कहा जाता है। जब बच्चों को केवल बोलने का अभ्यास कराया जाता है तब उनकी अभिव्यक्ति में वैसी क्रमबद्धता और कलात्मकता नहीं आती जैसी तब आती है जब उन्हें मौखिक रूप से अभिव्यक्ति विचारों में लेखबद्ध करने की आज्ञा दी जाती है। अपने भाव एवं विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने से ही उनमें निश्चितता और क्रमबद्धता आती है, और जब हम बच्चों को अपने भाव एवं विचारों को लिखित भाषा में क्रमबद्ध रूप से लिखने का आदेश देते हैं तब ये लिखित रचना की शिक्षा कही जाती है। विद्यालयों में मौखिक रचना की शिक्षा का सबसे उत्तम उपाय यही है कि लिखित रचना से पहले बच्चों को मौखिक रूप से विचार करने और विषय सामग्री को क्रमबद्ध करने के अवसर दिए जाएं। बच्चे फिर यथा विषय पर लिखित रचना करें, उसके बाद वे स्वयं अपने लिखे हुए लेख का पठन करें और जहाँ कहीं भी कोई अभाव आए वहाँ सुधारें। शिक्षकों को इस कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए और अंत में बच्चों को यथा विषय पर मौखिक रूप से बोलने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मौखिक रचना की शिक्षा का दूसरा उपाय है भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। बच्चों को किसी भी विषय पर भाषण अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए तैयार करते समय सर्वप्रथम उन्हें मौखिक रूप से सोचने, समझने और विचार को क्रमबद्ध करने के अवसर प्रदान किए जाएं और फिर उन्हें लेखबद्ध करने को कहा जाए, फिर उसका पठन कराया जाए। वे अपनी कमियों को स्वयं दूर कर लेंगे और सुधार भी कर लेंगे। मौखिक रचना बड़ी सावधानी से करानी चाहिए और बच्चों की त्रुटि को साथ साथ दूर भी करते चलना चाहिए। शिक्षकों को ये बात भी देखनी चाहिए कि बच्चे यथा विषय पर तार्किक क्रम में क्रमबद्ध रूप से सोचे और विषय अनुकूल भाषा शैली में अपने विचार प्रकट करें। उनकी अभिव्यक्ति में मौखिक रचना के सभी तत्व विद्वान होने चाहिए। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति में संशोधन करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पहले तो शिक्षक बच्चों की त्रुटि और उनके कारण जानने का प्रयत्न करें, फिर उनको दूर करने का प्रयत्न करें। अगला पॉइंट आता है रिटन कंपोजिशन अर्थात लिखित रचना। लिखित रचना का अर्थ एवं महत्व। अपने भावों एवं विचारों को विषयानुकूल भाषा शैली एवं तार्किक क्रम में कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने को भाषा रचना कहते हैं। जब ये कार्य लिखित भाषा के माध्यम से किया जाता है तो उसे लिखित रचना कहा जाता है। लिखित अभिव्यक्ति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, पद्य और गद्य। पद्य में तुकबंदियाँ, बालगीत और छंदोबद्ध बाधाएं रचनाएं आती हैं और गद्य के अंतर्गत लेख, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि विधाएं आती हैं। विद्यालय शिक्षा में भाषा रचना के अंतर्गत प्रायः पत्र एवं निबंध लेखन की शिक्षा ही दी जाती है, जबकि उसके अंतर्गत पद्य और गद्य साहित्य की सभी विधाओं की रचना की शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव जीवन में लिखित रचना का बड़ा महत्व होता है। इसके द्वारा मौखिक विचार व्यवस्थित होते हैं, उनमें परिमार्जन होता है और वे स्थायी रूप को प्राप्त करते हैं। मानव जाति के अनुभवों और विचारों का कोश उसका साहित्य लिखित रचना का परिणाम है। यदि हम अपनी बात को क्रमबद्ध रूप से कलात्मक ढंग से लिखित रूप में अभिव्यक्त न कर पाए होते तो हमने ये विकास न किया होता। हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति का आधार ये लिखित रचना ही है। लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य। लिखित रचना शिक्षण का केवल एक ही उद्देश्य होता है, वह ये कि बच्चे अपने भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकें, और ये भाषा शिक्षण का चौथा मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब बच्चों को शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों, वाक्य रचना के नियमों, विराम चिन्हों, साहित्य की विभिन्न विधाओं, लेखन की विभिन्न शैलियों का ज्ञान हो और विषय अनुकूल भाषा शैली में अपने भावों और विचारों को क्रमबद्ध कर सकें। अब इसके बाद आपका आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का ज्ञान कराना,
छात्रों को शब्दों की शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम, विभिन्न विराम चिन्हों और लेखन की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना, छात्रों को साहित्य की विभिन्न विधाओं और मानव जीवन की विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना होता है। और इसके बाद आया आपका कौशलात्मक उद्देश्य। छात्रों को उचित गति, सुंदर, सुडौल और स्पष्ट लेख लिखने में प्रशिक्षित करना, छात्रों को व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करने में प्रशिक्षित करना, छात्रों को विषयानुकूल भाषा शैली का चयन करने और विषय सामग्री को उचित क्रम में अभिव्यक्त करने में निपुण करना, छात्रों की अभिव्यक्ति में मौलिकता का विकास करना। भावात्मक उद्देश्य, छात्रों में भाषा तत्वों एवं लेखन की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अपने भाव और विचारों को लिखित भाषा में अभिव्यक्त करने की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में भाषा सीखने एवं विविध ज्ञान प्राप्त करने की अभिव्यक्ति का विकास करना, छात्रों को संवेदनशील बनाना और उनमें अवलोकन, चिंतन और मनन की अभिवृत्ति का विकास करना। लिखित भाषा की शिक्षा का प्रारंभ तो कक्षा 1 से हो जाता है, परंतु लिखित अभिव्यक्ति को संवारने का कार्य तभी प्रारंभ किया जा सकता है जब बच्चे को सोचने समझने में अभ्यस्त हो जाए। मातृभाषा शिक्षण में ये कार्य कक्षा 3 से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 7-8 वर्ष की आयु के बच्चे क्रमबद्ध रूप से सोच सकते हैं, क्रमबद्ध रूप से लिख भी सकते हैं। रचना शिक्षण के संदर्भ में ये भी है कि कहानियों में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए भाषा रचना का प्रारंभ कहानी लेखन से कराया जाए तो अच्छा होगा। बच्चों को उनकी रुचि की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाएं, फिर बच्चे उन्हें अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक कहानी का अपना एक क्रम होता है, बच्चे उस कहानी में की आवृत्ति सरलता से कर सकते हैं। फिर बच्चों के स्तर की कहानियों में प्रायः बोलचाल की भाषा और शैली का प्रयोग होता है। बच्चे इस भाषा और शैली का प्रयोग भी सरलता से कर सकते हैं। चित्रों की सहायता से भी कहानियों का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को उनके बहुत ही प्रिय विषयों पर लेख लिखने को कहा जा सकता है, जैसे मेरा घर, मेरा विद्यालय, मेरे विद्यालय की वाटिका आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।